हेलो हेलो। हेलो। तो चलिए भाई, सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। एक बार मैं साउंड वाउंड चेक कर लूँ कि चीज़ें सही दिख रही हैं और चीज़ें सही चल रही हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, साउंड ठीक है। जो बच्चे देख रहे हैं क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है। और आज हमारी जनरल इंजीनियरिंग की क्लास है। एक सेकंड में देख लो आप लोगों के। मैं शायद ग्रुप में नहीं हूँ, बट आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा जो भी आपका ग्रुप है। ठीक है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से लाइव आइए, मैं बताऊंगा कि आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। ठीक है। तो देखो भाई, जैसे कि मैं बता दूं आपके पास, ये हमारा क्या है, जर्नल इंजीनियरिंग का वो है। और मैंने इसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं लिए हैं। ये क्लास का जो पर्पस है मेरा कहना है का मतलब कि आपके पास सवाल किस प्रकार के आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा के पूछ सकता है, उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। कोशिश की है मैंने हर एक चैप्टर से अच्छे सवाल लेने की। ठीक है। बट सारे सवाल तो एक इसमें नहीं हो सकते एक ही क्लास में। ठीक है। लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको फंसे। ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट के जरिए अपना भाव प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस, जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट मैंने थ्योरी लेक्चर में भी कराए हैं, जो थ्योरी लेक्चर देख रहे होंगे। ठीक है। और एक एमसीक्यू बैच है, उसमें भी ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं। बट एक थोड़ा सा और दोबारा से रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन के साथ, तो इसलिए हम इस क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा एक ही क्वेश्चंस के साथ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करने की। ठीक है। बशर्ते मैं फिर भी कहूंगा कि आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है एमसीक्यू की। क्लियर है। उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए जो आपके चैप्टर में सिलेबस में दे रखा है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने कोर्स में पढ़ा रखा है। ठीक है भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो आपको डाउट होगा, बेसिकली क्या है, जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं उनको तो क्वेश्चन बड़े इजी लगेंगे क्योंकि वो प्रोफेशनल उसी को पढ़ते हैं। बट जो अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनको थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं। ठीक है। तो ये जो सेशन है आपके पास जनरल इंजीनियरिंग सेम जैसे मैकेनिकल के लिए पड़ेगी, ऐसे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, ऐसे ही सिविल वालों के लिए पढ़ने वाली है। ठीक है। टफनेस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि जिसको जो सिविल से आएगा वो बाकी दो ब्रांच को इतना अच्छा नहीं जानता होगा, जो इलेक्ट्रिकल वाले हो बाकी दो को नहीं जानता होगा। तो सबके लिए इक्वल सा ही है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने देखा था इलेक्ट्रिकल के जो प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस किया था, थोड़े क्वेश्चन कम थे भाई। इस चीज पे मैंने देखा था कि क्वेश्चन थोड़े कम थे। बट हमें तो सिलेबस दिया है तो वो तो करना ही है। ऐसा भी हो सकता है इस बार बराबर आ जाए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर ड्यू टू। तो यहां पे इसने बोला कि किसमें, कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है। कंडक्टर का मतलब वायर्स वगैरह में, उसमें होता है भाई आपके पास इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है। जबकि यहीं पर अगर वो पूछ लेता है सेमीकंडक्टर्स में किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के कारण होता है करंट का कंडक्शन। क्लियर है भाई। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में पूछ ले वो, या डायोड में पूछ ले जैसे कि आपके पास, तो वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के कारण होता है। यानी कि सेमीकंडक्टर में दोनों के कारण होता है, कंडक्टर में एक के कारण होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ जाता है कभी कभी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम आ जाता है। ठीक है। अगर ये चार्ज की बात करता है तो। ठीक है। और अगर मास की बात करता है तो आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है। मास। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में वो पूछ लेता है कभी कभी प्रोटॉन का मास। ठीक है। तो इसको एमपी से डिनोट करते हैं और इसको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं। तो ये रहता है 40 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इससे 1840 या 1840 टाइम्स ज्यादा। ये कुछ इससे पॉइंट्स थे जो यहां से और भी पूछ सकता है।
ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक करंट होती है भाई, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन रहती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव रहती है। और ये कौन सी करंट होती है? कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। क्लियर है? तो डायरेक्शन पूछ लेता है। और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके पास कि सभी उसको पूरा करने की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट्स के जरिए, ठीक है, जरूर बताएं जो उनको आता है। कॉपर हैज रेजिस्टिविटी दे रखा है, यानी कि कॉपर की रेजिस्टिविटी क्या है भाई? रेजिस्टिविटी डिनोट करते थे रो से हम। यह है 17 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 ओम मीटर। ठीक है। व्हाट इज एंड टू एंड रेजिस्टेंस, यानी कि एक एंड से कॉपर के दूसरे एंड का रेजिस्टेंस बताना ऑफ ए कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, जो कि कितने मीटर लंबी है? यह है 2 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है भाई। और इसने बोला हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं भाई हम, यानी कि जो वायर का टॉप व्यू दिखता है, एक्स सेक्शन एरिया। ये क्या दे रखा है इसने? 5 mm इंटू 1 mm, ये दे रखा है इसने। ठीक है, डायमेंशन है, यानी कि 5 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा। ठीक है, यानी कि स्ट्रिप है, दैट मीन्स वो इस तरीके की रहेगी। तो मुझे तो इसका क्रॉस सेक्शन जो इसने दे रखा है, सेक्शन डायमेंशन दे रखी है, तो मेरे को क्या है, यानी कि 5 वो क्या बोलते हैं, अगर मेरे को एरिया निकालना है, देख रहे हैं कमेंट भी कर रहे हैं, अगर मेरे को एरिया निकालना है तो किसी भी चीज का एरिया क्या होता रहता है आपके पास? लंबाई इंटू चौड़ाई रहती है आपके पास। ठीक है, तो मेरे को इसका क्या निकालना पड़ेगा भाई? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो एरिया अगर मैं निकाल लूंगा, ठीक है, क्या रहेगा आपका? क्रॉस सेक्शन एरिया निकालूंगा एल इंटू पी, यानी कि 5 इंटू, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई, इसने दे रखा है किसमें? मिलीमीटर में, और ये सॉरी ये भी एमएम में दे रखा है। तो मुझे सारी चीज किसमें करना? ये मीटर में, तो या तो मैं इनको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, और या फिर ये सेंटीमीटर में, इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं, या मैं मीटर में। तो हम मीटर में लेके चलते थे, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में नापते थे। ठीक है, तो इसने क्या पूछा? व्हाट इज द रेजिस्टेंस पूछ रखा है इसने, आर की वैल्यू पूछी है। तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? रो एल अपॉन के ए पड़ा है। ठीक है, रो की वैल्यू 17 इंटू 10 की पावर माइनस के 9 है, और एल की वैल्यू जो है, लेंथ है, कितनी है आपके पास? 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 से इंटू कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई आपके पास? क्या हो जाएगा ये आपके पास? सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर माइनस 2 से इंटू करके मीटर में आ जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, दिमाग और हाथ का कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था जब बोल रहा था। ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया क्या है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी, 5 इंटू 1। अब इसमें मैं किसके इंटू करूं भाई? मिलीमीटर है तो 10 की पावर एरिया आपके पास। ठीक है, एरिया किसमें? स्क्वायर में नापते हैं, तो 10 की पावर माइनस थ्री कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस के 6। ठीक है, ये मीटर में हो गया अब आपके पास, तो अब इसको निकाल सकते हो आप। तो ये हो गया आपके पास, देखा जाए 9 2 11, तो ये हो गया 34 इंटू 10 की पावर माइनस के 11, और ये हो गया 5 इंटू 10 की पावर 6 ऊपर चल जाएगा। तो ये आ जाएगा भाई आपके पास, कितना हो जाएगा ये? 5 को इससे काटोगे, 5 अंक 30, 6 आ रहा है, और 5 अठे 40, इंटू ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 5, या इसको मैं 6 पॉइंट क्या बोलते हैं, एक सेकंड, या इसको मैं कितना लिख सकता हूं भाई? 6.8, कितना आया? माइनस के 5 ना, 6 5 11 गए। ठीक है, और एक जीरो, अच्छा 680, एक जीरो की गड़बड़ हो रही गई। वैसे तो वैल्यू आ गई हमारे पास 68।
एक कुछ गड़बड़ हो रहा है। माइनस, अगर मैं इसमें एक ज़ीरो बढ़ा दूं, और 2 11, 6 5 11। ठीक है, चलिए भाई, या तो हमारे में गड़बड़ है या इसके ऑप्शन में गड़बड़ है, बट मेरे हिसाब से एक ज़ीरो की कंफ्यूजन हो रही है। बट इसे 68, ये अगर 10 की पावर -6 ओम मीटर आ रहा है हमारे पास, या इसको और 68 माइक्रो माइक्रो ओम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ज़ीरो पे की गड़बड़ है, मैं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा। ठीक है, और यहाँ पे -6 आना था, 68 और 2 11, -9 है, और स्टिप की जो लेंथ है, लॉन्ग है, इतना है। चलिए ठीक है, कुछ करेक्शन होगा तो मैं दोबारा करा दूंगा इसमें, बट आंसर इसका क्या आ जाएगा भाई आपके पास? 68 माइक्रो। ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा था, खासकर सवाल को डायरेक्ट भी दे देता है वैल्यू ना, वो आर की वैल्यू, और उसमें वो डायरेक्ट दे देता है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा यार, हाँ सही कह रहे हैं, मैंने देखा ये छोटी छोटी गड़बड़ हो जाती है। 5 से मैंने पॉइंट लगाना भूल गया। ठीक है, देख रहे हो? अरे क्या हो गया? ठीक है, 5 6 30, सही कह रहे हैं आप। 6 पॉइंट क्या देखा, ऐसे ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि हम गुना में गड़बड़ कर देते हैं। 6.8 10 की पावर -5, इसे लिख सकता हूँ 68 इंटू 10 की पावर, वो पूरा निकल गया था, लेकिन क्या है ना, वो एक सिद्धू जी का डायलॉग है कि जीत उन्हीं की होती है, बहादुरों की जीत होती है, कि आप यहाँ तक पहुंचे तो इसलिए लगा भी दिया। क्लियर है भाई? देखो, पूरा मतलब पूरा कन्वर्जन कर लिया, लेकिन 5 6 30 और 5 8 40 इसमें गड़बड़ हो गई। चलिए खैर कोई नहीं, अब आगे आ जाते हैं हम। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आप पकड़ लिए। चलिए अच्छा, तो अगले इस पे आते हैं। क्या हो रहा है? करेक्ट साफ नहीं दिख रहा है वाला क्वेश्चन। 12 वोल्ट की ऑटोमेटिक लाइट रेटेड है 30 वोल्ट के लिए। द टोटल चार्ज, ठीक है, दैट फ्लो थ्रू द फिलामेंट 1 मिनट, 1 मिनट में पूछा है इसने भाई। ठीक है, नजर ने बताया सही। चलिए अब देखो, इसने क्या बोला है भाई, इसने बोला है कि वोल्टेज दी है इसने, 12 वोल्ट की बैटरी है और रेटेड है 30 वॉट के लिए। तो इसने टोटल चार्ज फ्लो बताया कि फिलामेंट से, यानी कि एक भाई ये फिलामेंट है, इसमें अगर मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगा दूं, ठीक है, तो इसने क्या पूछा आपके पास? टोटल चार्ज कितना, चार्ज किसको डिनोट करते हैं? क्यू से। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। तो मैं I और T यहाँ पे दे रखा है इसने, T कितना दे रखा? 1 मिनट। 1 मिनट दैट मीन 60 सेकेंड, क्योंकि इसको हम सेकंड में लेते हैं, इसको एम्पियर में ले रहे हैं, तो चार्ज इसमें सेकंड में। तो I निकाल लो यहाँ से, तो कितने? 30 वॉट की है। तो P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू I निकाला तो, ठीक है, P अपॉन के V पावर, और ये 30 अपॉन के कितना हो गया भाई आपके पास? 12। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहां से 30 अपॉन के 12 इंटू IT की वैल्यू हमारे पास 60 सेकेंड, 12 पंजे 60, और ये हो गया 5 या 15 कूलाम। Q की वैल्यू इतनी, यानी कि इतने कूलाम चार्ज इससे गुजर रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से आपके फॉर्मूले भी क्रिएट हो जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हैं, कैसे यूज करनी है, वो भी हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आने आपके पास आंसर। चलिए भाई, इस सवाल को मैंने टोटल इक्विवेलेंट वाले उसमें करा रखा होगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं अब आपके पास। देखिए क्या कह रहा है। फॉर द सर्किट शोन बिलो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इसने पूछा कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट दे रखा आपके चैप्टर में साफ साफ, इक्विवेलेंट सर्किट्स के नाम से। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? तो मैंने बता रखा है, या तो इसको भाई थोड़ा दिमाग में फीड कर लो, वो ज्यादा बेटर है।
ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत रेयर सवाल है, आते ही पता चल जाता है मुझे पता तीनों रेजिस्टेंस है पैरेलल में। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें मैंने दिखा भी रखा, क्योंकि इसको अगर मैं इधर को खोल दूं और इसको इधर को खोल दूं तो सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन मैंने आप लोगों को बता रखी है। अगर मैं इसमें फिर पॉइंट लूं ए बी सी डी, या कुछ भी 1 2 3 ले सकते हो आप। ठीक है भाई, तो 12 ओम के हैं मुझे पता, मान लो अब सिंपल सी बात है, ए से सी के बीच का है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो बेसिकली इसको ले लो आप, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ए पॉइंट है। अब ए और कहां पे, सी का क्या है आपके पास, ए और बी के बीच में है आपके पास, सॉरी ए से 2 पॉइंट जा रहे हैं ना, ए से कितने पॉइंट जा रहे हैं, एक शॉर्ट हो गया आपके पास। ठीक है, ये ए, तो एक 12 ओम हो गया और दूसरा हमने कर दिया शॉर्ट। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं बी से बात करूं, बी और किसके भाई, डी के बीच में, एक बी और डी के बीच में जा रहा है, ये बी हो गया आपके पास। ठीक है, और यहां से क्या हो गया आपके पास, ये शॉर्ट हो गया, डी के बीच में एक शॉर्ट कर दो। ठीक है, और ये हो गया डी। ठीक है, इसी प्रकार से हो गया पॉइंट सी। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये 12 ओम के हैं, ये 12 ओम के, तो इस वाले शॉर्ट को हम तो 1 पॉइंट मानते हैं, इस वाले शॉर्ट को भी 1 पॉइंट मानते हैं, तो ये तो दोनों आपस में शॉर्ट हो गए, ये भी शॉर्ट हो गए, तो तीनों किस में हो गए, बेसिकली पैरेलल में हो गए एक प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, तो तीनों पैरेलल में हो गए, तो पैरेलल का मतलब 12 अपॉन के 3, और ये हो गया 4, अगर सेम क्वांटिटी के, तो ये क्लियर है। यहीं से आप व्हीटस्टोन ब्रिज वाला भी कर सकते हैं अगर ये दे रखा है तो। चलिए, अच्छा, तो इक्विवेलेंट सर्किट में भाई, इक्विवेलेंट सर्किट की वो देख लेना, क्लास देखी होगी तो उसमें बता रखे हैं सब चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब आपके पास। इसने देखो, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन, इसने पूछा कि भाई यहां पर आर की वो बता दो आप मेरे को, क्या है वैल्यू बता दो। तो मुझे सिंपल सा पता, आर इजकल टू क्या होता है भाई, मेरे पास वी अपॉन के आई होता है। अगर मैं किसी प्रकार से इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल दूं, तो इसमें जाने वाली करंट तो मेरे को पता 2 एम्पियर की आ रही है, तो आई तो इसने बोल रखा 2 एम्पियर है, आई तो क्या है इसके अक्रॉस 2 एम्पियर है। ठीक है, तो किसी तरीके से मुझे क्या पता करना पड़ेगा, यहां पे वोल्टेज पता करनी पड़ेगी यहां पे। अब मुझे पता है कि जो वोल्टेज मेरे पास यहां है वो इसके पैरेलल में वो वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होगी, इस 10 ओम के अक्रॉस भी होगी, इस 10 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज होगी भाई। तो अगर किसी प्रकार से मैं यहां पर वोल्टेज पता कर लूं, जो वोल्टेज यहां होगी वही यहां होगी, तो सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस की वैल्यू मेरे को पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, केसीएल लगा सकते हो, आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट। ठीक है, और सिंपल सी बात है, फिर केसीएल लगा के यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगी, तो बाकी वहां पे चीजें पे आ जाएगी आपके पास, रेजिस्टेंस इजकल टू। तो बस बेसिकली मेरे को यहाँ पे वी निकालना। तो वी निकालने की टेक्निक क्या बताई थी भाई मैंने आपको, यहां से करंट आपने मान लो I1 मानी, इसको I2 मान लो, इसको I3 मान लो। I1 आने वाली करंट इजकल टू जाने वाली करंट, तो I1 इजकल टू I2 प्लस के I3। I1 कितनी हो जाएगी 100 माइनस के VA अपॉन के 10, और ये कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास ये हो जाएगी आपके पास भाई I2 कितनी हो गई आपके पास, VA माइनस 0 अपॉन के 10 प्लस के, यहाँ पे I3 कितनी 2 दे रखा है इसने। ठीक है, VA से यहाँ पे 0 और वो तो 2 एम्पियर दे ही रखा उसने। ठीक है, तो यहाँ से हो गया 100 माइनस के VA अपॉन के 10, और ये हो गया आपके पास भाई 10 LCM VA प्लस के 20, 10 से 10 कट गया, ये आया आपके पास 2 VA और ये
80, ठीक है। ये काटा तो आपके पास कितना आ गया, तो VA कितना आया भाई आपके पास 40। तो अगर ये 40 वोल्ट है तो 40 वोल्ट इसके क्रॉस भी रहेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये 40 वोल्ट है तो 40 अपॉन के इसके अक्रॉस भी तो कितनी आ गई 40 वोल्ट, तो 40 अपॉन के 220 ओम। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी आपके पास 20 ओम रहेगी। क्लियर है भाई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो भाई बता देना। ये तभी आएंगे आपके पास जब आप क्या कर लोगे, KCL KVL इन सबको पढ़ लोगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन होगा तो बता देना। चलो इस सवाल का जवाब दीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा उसने किसके, A और D के बीच में। A पॉइंट ये रहा और D पॉइंट ये रहा। तो बेसिकली हमें क्या है, करंट इन दोनों के बीच कंसिडर करनी। करंट का पाथ देखो, अभी यहाँ से करंट गई, ठीक है, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, इधर कोई करंट नहीं जाएगी, सर्किट ओपन है। ये वाली करंट यहाँ आके इधर नहीं जाएगी क्योंकि सर्किट ओपन है, ये इधर से जाएगी। तो बेसिकली पाथ है इस प्रकार से बनेगा और ये इस प्रकार से बनेगा। तो अब ध्यान देना, यहाँ से ये 10 ओम, ये जो करंट इसमें गई वही इसमें गई, तो ये दोनों किस में आ गए, 10 और 10 सीरीज में, 20 हो गया। ये भी 10 और 10 किस में आ गए भाई, सीरीज में, 20 हो गया। ये दोनों आपस में करंट डिवाइड होगी तो किस में आ गए, पैरेलल में। 20 पैरेलल में हो तो 10 हो जाते हैं। तो अब सारा सर्किट ये इस प्रकार से बन गया, ये 10 ओम, फिर ये इनका रिजल्टेंट 10 ओम और फिर ये 10 ओम, ये आपस में क्या आ गए 10 10 10 10 सीरीज में। तो टोटल नेट रिजल्टेंट आ गया 30। कोई दिक्कत? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जरा। आपके पास ये देखिए क्या कहता है। ठीक है, दो बल्ब है आपके पास 100 वाट और 250 वोल्ट के और 150 वाट और आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द 250 वोल्ट, द पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। अब देखो भाई, इसने क्या बोला है, आपके पास दो दो तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, इसने बोला कि भाई मेरे पास दो बल्ब है, ठीक है, इसने बोला कि 250 वोल्ट की सप्लाई है मेरे पास, इसका है बल्ब है 100 वाट का और कितना 250 वोल्ट की इसकी वो है आपके पास, और ये है आपके पास 150 वोल्ट और 250 वोल्ट की आर कनेक्टेड इन सीरीज 250 वोल्ट के, पावर कंज्यूम बाय। ठीक है, अब देखो भाई पावर कंज्यूम का सिंपल सा फॉर्मूला है, पावर आपने पढ़ रखा है कि पावर जो है आपके पास I² R होती है। या तो पहले मैं इनकी करंट निकाल लू, इसमें करंट कैसे निकालूंगा, मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा मेरे को। रेजिस्टेंस निकाल के इसकी करंट निकालूंगा, फिर I² R से इसकी पावर निकालूंगा, फिर इसकी निकालूंगा, दोनों को ऐड करूंगा। ठीक है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है, एक पढ़ रखा टोटल पावर सीरीज के P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस के। तो कितनी पावर है इसमें निकाल सकते हो आप, 100 गुना कितना है 150 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 2500, इससे 0 कट गया आपके पास। ठीक है, अब यहां से आएगा आपके पास ये हो गया आपके पास कितना था आपके पास, ये कहाँ गया भाई 100 150 P1 इंटू P2 बटे P1 प्लस P2, ये 250 था सॉरी। ठीक है, इससे 0 कट गई आपके पास, तो ऊपर बचा ये 0 नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 25 छक्की 150
60 वोल्ट। तो पावर का जो कंजप्शन होगा वो 60 वोल्ट होगा। इससे निकाल सकते हो आप, ये तो था आपके पास शॉर्टकट। लेकिन अगर आप इस वाले मेथड से जाते हो, देखो पहले आपको इस वाले से ना, क्योंकि मैं बता दूंगा इसका भी कुछ लिमिटेशन है कि कब कहाँ लगता है, मैं दोनों तरीके से वो दिखा दे रहा हूँ। तो पहले मुझे इसका रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रहता है आपके पास भाई, मान लो मैं इसका नाम बल्ब 1 दे दे रहा हूँ, इसका नाम बल्ब 2। तो R1 हो जाएगा आपके पास V² अपॉन के P। रेजिस्टेंस वोल्टेज है इसकी 250 गुना 250 अपॉन के 625 ओम, ठीक है। और दूसरे का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास भाई, सेम आ जाएगा 250 गुना 250 अपॉन के, ठीक है। अब इससे इसे काटोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 25 625, या अभी इसे हल्के से काटते हैं, 5 3 15 5 पंजे 25 25 पंजे 125/3, ठीक है। 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 3 एकम 3 कटेगा नहीं कंप्लीट रूप से, तो इतना आ जाएगा ये। फिर यहां से आप क्या करते हैं, यहां से ये रेजिस्टेंस आ जाता है भाई, मान लो समथिंग इतना ही आया, इतने ओम। यहां से हमें पता है ये 625 ओम रेजिस्टेंस है, और इसका कितना है 1250/3 रेजिस्टेंस है। इन दोनों को सम करता मैं, देन I² आई निकालता, देन आपकी फिर P1 निकालता, फिर P2 निकालता, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता आपके पास। क्लियर है? तो इसलिए डायरेक्ट इससे कर दो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 60 वोल्ट टोटल द पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। अच्छा, कभी कभी वो ये पूछ लेता है आपसे, मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, ये तो पावर कंजप्शन का आ गया आपके पास, ठीक है। पावर दोनों ही उसमें एडिटिव रहती है, आमतौर पर सवाल इसी से आ जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपके पास अगर वहां पर वोल्टेज रेटिंग अलग अलग रहती ना, देन आपका फंडा काम ना करता। क्लियर है? वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। वो क्यों नहीं करता हूं, मैंने एग्जाम्पल में थ्योरी में बता रखा है भाई आप लोगों को। खैर छोड़ो, अब इसके एक और पॉइंट पे आते हैं। इससे एक सवाल कैसे पूछा जाता है, एक सवाल ये पूछ लेता है वो कि भाई एक बल्ब है आपके पास 100 वाट का, एक 150 वाट का, ठीक है, दोनों की वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो सीरीज में है तो कौन सा ज्यादा जलेगा। अगर पैरेलल में है, घर में तो आपके कनेक्शन किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, तो घर में तो आपके पास ज्यादा वाट का अधिक जलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीरीज वाले की, तो सिंपल सी बात है, हमने देखा सीरीज वाले का जो रेजिस्टेंस आया है 625 है, और इसका निकालोगे तो आप 3 चौक 400 समथिंग 500 के आसपास मान लेते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो कम वाट वाले का आप रेजिस्टेंस देख पा रहे हो कितना, 625 ओम आ रहा है। इसका रेजिस्टेंस यानी कि सिंपल सी बात है R1 ग्रेटर देन R2 आ रहा है, तो जो सीरीज में करंट तो सेम होगी, यानी कि I तो सेम होगी, तो P इक्वल टू क्या होता है आपके पास I² R। तो भाई I तो कांस्टेंट हो गया, दोनों में सेम होगी, तो जिसका रेजिस्टेंस अधिक उसमें पावर लॉस अधिक। तो इसलिए सीरीज कनेक्शन में हमेशा कम वाट वाला बल्ब अधिक जलता है, क्योंकि उसके अक्रॉस पावर के लॉस अधिक होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो कभी कभी ये पूछ लेता है। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास। और पैरेलल में मैं बता दूं अधिक वाट वाला अधिक जलता है, ये ध्यान रखना, बशर्ते उनकी वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। आमतौर पे वोल्टेज कांस्टेंट होती है हर जगह पे हम, ठीक है, कांस्टेंट ही लेके चलते हैं, तो उसी हिसाब से यूज भी होता है। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं अब आपके पास भाई, वो देखिए क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो भाई आइडियल वोल्टेज सोर्स का काम क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स का काम है कि आपका वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट प्रोवाइड करे, वो कहीं पर भी चेंज ना हो। चलिए बताइए अब इसमें क्या रहेगा आपके पास, बताओ भाई कौन सा रहेगा। अगर मैं यहां पे बात करूं तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का, तो भाई देख पा रहे हो जहां पर भी अगर हम बात करें, यहां पे तो वोल्टेज क्या हो रही है, आइडियल वोल्टेज वेरी हो रही है, ठीक है, टाइम कांस्टेंट रख रखा है इन्होंने। यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें और इसमें तो कुछ अंतर ही नहीं दे रखा है इन्होंने, ठीक है, डायग्राम शायद कुछ गड़बड़ है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो बी
भी नहीं, इसमें कुछ नेगेटिव पार्ट भी दे रखा है, तो इस वजह से हम रखेंगे नहीं। तो दूसरा आता है ये वाला सी, तीसरा ऑप्शन। तो देख पा रहे हो आप, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है किसी भी टाइम पे, यानी कि वोल्टेज में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आ रही है। यही आइडियल वोल्टेज सोर्स की खास बात होती है। चाहे लोड घट रहा बढ़ रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वोल्टेज उसकी कॉन्स्टेंट है, तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स रहेगा। तो इसमें और इसमें अंतर है भाई, ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसका कहने का मतलब यहाँ पे है कि वोल्टेज आपकी उल्टी डायरेक्शन में हो रही है आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास, वो देखिए क्या कहता है। अब देखो बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें सवाल है जहां पे ऑप्शन ही हो ना, द करंट थ्रू 2 किलो ओम रेजिस्टेंस इन द शोन सर्किट शोन। जहां पे भी भाई आंसर 0 आ जाए ना उस चीज का तो हमेशा ध्यान रखो कि कहीं ऐसा तो नहीं गुमराह करने के लिए, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट ना। तो हमें पता है कि ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये देखो आमने सामने के जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, इनका मल्टीपल इक्वल है, 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1। तो दैट मीन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा, सेम पोटेंशियल रहेगा। यहाँ अगर जितने 10 वोल्ट यहाँ है तो 10 वोल्ट ही यहाँ रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेम है आपके पास, सिंपल सी बात है, सेम पोटेंशियल है। तो जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 होगा तो करंट भी 0, तो 2 में 0। तो बस ये ऐसे ऐसे सवाल आपको वैसे करने के लिए देते हैं। और यहाँ पे बच्चे क्या लगाने लग जाते हैं, क्या लगाने लग जाते हैं भाई, KVL KCL लगाना चालू कर देते हैं। चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास। एज्यूम द आइडियल एलिमेंट इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज VAB। तो इसने क्या पूछा भाई, VAB पूछा है इसने, यहाँ पे VAB। तो VAB क्या है, इसने I बोल रखा, करंट फ्लो हो रही है आपके पास। तो सिंपल सी बात है, इसने बोला है आइडियल मान के चलना है हमें, कंडीशन ना एलिमेंट को, 1 एम्पियर फ्लो हो रही, तो सिंपल सी बात है 1 एम्पियर इसमें भी जारी होगी भाई, और इसमें भी 1 एम्पियर जारी होगी। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। लेकिन अगर वहां पे शो हो गया कि हाँ भाई मेरे पास करंट सोर्स है, और करंट सोर्स जो है इसके अक्रॉस क्या है, इससे करंट जारी, तो उस ब्रांच में उतनी करंट जा रही है। क्लियर है, ठीक है। तो मैंने क्या बता रखा कि इसमें क्या है, VAB निकालना, तो मैं इसमें क्या लगा दूंगा भाई, करंट की डायरेक्शन में किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा दूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, बैटरी का हम लगाते नहीं है, इसमें इन्होंने दे रखी पोलरिटी खुद, ये प्लस और ये माइनस, तो यहीं से उठा लो भाई। मैंने क्या बता रखा, इसके अक्रॉस वोल्टेज लो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 वोल्ट, यहाँ दे रखा है आपके पास, तो यहाँ यहीं से ले लो तुम 2 इंटू 1। मैंने इसका एंट्री साइन लिया यानी कि पॉजिटिव, तो इसका भी मैं करंट की डायरेक्शन में एंट्री साइन लूंगा, तो माइनस की क्या हो जाएगा, ये 5 वोल्ट। इसमें भी करंट की डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, माइनस के, ये VAB। पूरे किसी भी लूप का अलजेब्रिक सम किसके, 0 के बराबर होता है। तो यहां से क्या आ गया भाई आपके पास, ये माइनस के 3 है ना, और माइनस के VAB इक्वल टू 0, और VAB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। कहाँ है, 3, ठीक है। माइनस उसमें प्लस में बड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन बस अगर आपको लगाना आता है KVL तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगले उस पे चलते हैं अब आपके पास, वो देखिए क्या कहता है। सेम ऐसे ही इसमें देखो, इसमें बड़ा अच्छा सवाल दे रखा है इन्होंने, है ना। बच्चे ऐसे इसमें ही तो गड़बड़ करते हैं, सवाल बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझना है आपको। For the network shown in the figure, what is the voltage across the current source? ठीक है, इसने क्या पूछा भाई, what is the voltage across the current source? इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है। अब सिंपल सी बात है, इसने बोला भी भाई करंट क्या फ्लो हो रही, I, और I की डायरेक्शन ये है। सिंपल सी बात है, इसके अक्रॉस करंट भाई इसने बोल दिया I फ्लो हो रही इसमें, ठीक है। तो इसका जो ड्रॉप रहेगा वो IR ड्रॉप रहेगा। करंट की डायरेक्शन में ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है। आई बात समझ भाई, क्लियर है। तो मान लो यहाँ पे भाई मेरे पास जो वोल्टेज है, अब आप देखो ये वोल्टेज मान लो, ये तो V दे रखा है इसने, कुछ ही मान लेते हैं हम ना, E मान लेते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज। मुझे साफ पता चल रहा है वैसे तो यहाँ पर
ये पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, मुझे पता है इसकी वोल्टेज इसके साथ ऐड हो जानी है, तो V प्लस के I इंटू आर हो जानी है इक्वल टू E। तो यानी कि V प्लस के I इंटू आर ये वाली हो जाएगी। साफ पता चल रहा, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएगी। या आप KVL भी लगा सकते हो, KVL लगा के देख लो इसमें, तो यहीं से ले लो आप साइन इसका, ये हो गया I इंटू आर, और ये भाई इसका आपने एंट्री साइन लिया करंट की डायरेक्शन में, तो इसका भी एंट्री साइन लोगे, और इसका भी, क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो माइनस के E इजकल टू 0, ठीक है, और ये साफ E उधर ले जाओ, तो E इजकल टू V प्लस के I इंटू, ये हो गया। तो V प्लस के आई आर या आर आई दोनों में से कोई भी ले सकते हो। सर ये नेगेटिव होगा ना? नजर जी मैं आपका सवाल नहीं समझा, क्या नेगेटिव होगा आप बताइए बेटा। ठीक है, अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे होंगे मेरे, तो उसमें मैंने साफ बता रखा है कि कैसे हमें साइन मार्क करने हैं केवीएल और केसीएल को सोल्व करते समय। ठीक है, चलिए अब कोई लिख दीजिए आप, मैं दोबारा आ जाऊंगा उस क्वेश्चन पे जो चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द करंट सोर्स बिलो द सर्किट। तो फिर इसने वोल्टेज पूछ लिया करंट सोर्स के अक्रॉस भाई, यहां पर। अब देखो हमें क्या है, हमें नहीं पता यहां पे कितनी वोल्टेज है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसके अक्रॉस जो, हमें पता पैरेलल का एक रूल है, पैरेलल में कभी भी वोल्टेज डिफरेंट नहीं हो सकती। कि अगर ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे मेरे पास 10 वोल्ट है और दोनों पैरेलल में, ठीक है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज कंसीडर होगी, ठीक है, ये इनके इक्विवेलेंट ही होगी। अब ये डिपेंड करता है कि इनके साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए कहना कि मतलब ऐसा संभव नहीं होता, ये वोल्टेज हमें बता पैरेलल में एक जैसी रहती है और करंट सीरीज में एक जैसी रहती है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे कुछ भी ऐसा जुगाड़ करना, चाहे वो केसीएल से करो, केवीएल से करो, किरचॉफ उससे लो करो, आपकी चॉइस है भाई। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या निकालना है भाई, यहाँ पे किसी प्रकार से आपको वोल्टेज निकाल लेनी है। ठीक है, तो जो वोल्टेज यहाँ होगी वही यहाँ होगी, बस सिंपल सी बात है भाई। इसके अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है, 5 पंजे 25, और अगर ये आ रही 5 पंजे 25, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे इसे, मैं एक काम करूँ, इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सोल्व कर देते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है, एक बार में एक सोर्स को कंसिडर करो। इसको अगर मैं कंसिडर, देखो इजीली हो जा रहा है उससे, इसको ओपन हो जाएगा तो करंट इससे जाएगी, करंट क्या आएगी इसमें 10/5 प्लस के 5 10, यानी कि 1 एम्पियर करंट की डायरेक्शन ही आ गई, I1 ले लो। फिर इसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं भाई, इसको क्या करते हैं हम शॉर्ट कर देते हैं। तो करंट मुझे 5 एम्पियर इधर से आ रही, 2.5 इधर जाएगी, 2.5 इधर जाएगी, तो दूसरे के कारण 2.5 आ गई, दोनों को जोड़ दो तो 3.5, और इंटू 5 से इंटू कर दो, तो 5 या 15 और 5 पंजे 25, तो 17, 5 से 17.5 वोल्ट आ जाएगा इसमें। क्लियर है भाई? तो इसमें जाने वाली करंट 5 ओम में करंट इन 5 ओम 3.5, और फिर मैंने 5 से इंटू कर दिया, क्योंकि जो वोल्टेज इसके बराबर है वो इसके पैरेलल में होगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करते कैसे। -3 किसमें, एक सेकंड में देख लेता हूं, मेरे से गड़बड़ तो नहीं। देखो भाई करंट की डायरेक्शन इसने ये ले रखी, दैट मीन्स ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। करंट पॉजिटिव एंटर होती है, नेगेटिव निकलती है, और ये इसने बैटरी है पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब हमने इसमें केवीएल अप्लाई किया, तो इसका भी हम एंट्री साइन लेंगे 2 × 1 2 वोल्ट, और इसका भी हम एंट्री साइन क्या है माइनस है, तो
5 ले लिया, और फिर यहाँ से भी इसका एंट्री साइन ले लिया, ये क्या है माइनस है, तो माइनस के VAB, तो ये आ गया आपके पास 2 माइनस के 5, इससे घटा तो माइनस के 3 और माइनस के VAB को मैं उधर ले गया तो ये प्लस का हो गया। एग्जैक्टली सही कह रहे यार आप, ठीक है, तो माइनस आना था बेटा, करेक्ट। देखा कितनी छोटी छोटी हो गया था एक नंबर गड़बड़, ठीक है। माइनस पूरा सवाल कॉन्सेप्ट सब सही लगा दिया, सारी चीज करेक्ट कर दी, बट क्या है देख रहे हो, ऐसे ही तो होता है एग्जाम में, 2 सवाल मेरे से भी गलत हुए, ठीक है, जबकि आने के बाद है, अरे यार बस ऐसी मिस्टेक हो जाती है। सही बोल लेते आप बेटा, ठीक है। तो ये मैं देखो इसको उधर ले गया तो पॉजिटिव हो जाना था, और मैंने क्या किया, ये माइनस से माइनस मेरे दिमाग में बस ज़्यादा फॉरवर्ड चल गई चीज़ें, कि माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, बस यहीं से माइनस कैंसिल। तो VAB -3 होगा, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 17 था जो, ठीक है, और इसका -3 होगा, सही बोल रहे थे आप, वो गलत हो गया था, ठीक है। लाइव पढ़ाने का यही फायदा रहता है, रिकॉर्डेड में यही ड्रॉबैक रहता है, चलता जाता काम, चलता जाता चलता जाता, है ना। चलिए अच्छा, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की भाई? चलिए अच्छा, ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है, ये भी हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम्स, ये आता है भाई आपके पास क्वेश्चन ना, तो सुपर पोजिशन थ्योरम जो है आपके पास, ठीक है, इज एप्लीकेबल फॉर, तो भाई जो सुपरपोजिशन थ्योरम है, ठीक है, वो लीनियर सर्किट के लिए ही आपके पास एप्लीकेबल होती है। नॉन लीनियर सर्किट जैसे कि डायोड के सर्किट, डायोड को सोल्व कर रहे हो, ट्रांजिस्टर को सोल्व कर रहे हो, वहां पे थ्योरम्स नहीं लगती, वहां पे आपका ये KCL KVL ही लगता है। तो KCL KVL आपके पास लीनियर नॉन लीनियर दोनों के लिए लग जाता है, लेकिन जो थ्योरम है ये आपके पास लीनियर सर्किट के लिए यूज होती है। और एक चीज और आती है यहाँ से क्वेश्चंस की, क्या ये आपके पास सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी होगी आपने, ठीक है, जिन्होंने लेक्चर ले देख रखे हैं उनको, उनको जरा सी भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे उनको जरूर आ रही होगी, या जिनको आता है भाई, ठीक है, कहने का मतलब है जिनको आता है। दूसरा, ये पावर कैलकुलेशन के लिए यूज नहीं होती, क्यों नहीं होती है मैंने बता रखा है आपको डिटेल में थ्योरी लेक्चर में। इस वाले क्वेश्चंस में भी आ जाओ भाई आप, अगले क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जरा हम, ठीक है। द नोड वोल्टेज V इज, तो इसने V की वैल्यू पूछ ली भाई, यहाँ पर इसने यहाँ पे V की वैल्यू पूछी, तो कर दो इसको, हम KCL से सोल्व कर सकते हैं, इजी रहेगा आपके पास। तो हमें कुछ नहीं मानना, आने वाली करंट I1, ठीक है, और फिर इसी की डायरेक्शन में ले लो, चाहे अपोजिट ले लो, या सीधा जो भी लेना है ले सकते हो, हम तो वही ले लेते हैं अपने वाले फंडे से जो पढ़ा रखा, इधर I2 मान लो और इधर I3 मान लो। KCL लगाओगे तो क्या हो जाएगा, I1 इजकल टू I2 प्लस के I3 नोड पर, ठीक है। I1 कितनी हो जाएगी 30 माइनस के V अपॉन के 10, I2 कितनी हो जाएगी, देखो ये 9 ऊपर को जा रही है, आपने ये मानी तो यहाँ पे उल्टी ले ली ना आपने, तो माइनस के 9 करूंगा मैं, अगर इसको ऊपर ही लेते तो देन आप इसको वो ले लेते, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। और ये हो गया V माइनस के 36 अपॉन के, ठीक है भाई, तो ये तो 30 माइनस के V अपॉन के 10, और ये हो गया 20 माइनस के, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, तो 20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस के 180 और प्लस के कितना हो जाएगा V माइनस के 36, तो इससे ये कैंसिल, एक जीरो कैंसिल, इससे करोगे तो आप ये 60 माइनस के 2V, और ये हो गया भाई आपके पास, इससे सॉल्व कर दो यार, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास V माइनस माइनस कितना हो जाएगा भाई आपके पास, ये हो गया आपके पास 6, ठीक है, 1
और ये हो गया आपके पास 216। ठीक है भाई, तो मैं इसको इधर ले आते हैं हम। ये हो गया 3v इजकल टू कितना हो गया ये, -k216। ठीक है, और माइनस के कितना हो जाएगा 60। ठीक है, इसको इधर ला के माइनस के, और ये 60 हो गया आपके पास। ठीक है, और ये हो गया आपके पास भाई कितना 270, ये भी माइनस का रहेगा ना, 276 हो गया माइनस के, इससे कैंसिल। ठीक है, तो प्लस ही हो गया अपॉन के, तो ये हो गया 3 नम 27 और 3 दूनी 6, तो V इजकल टू 92 वोल्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, 92 वोल्ट आ गया आपके पास। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, हो जाएगा जी। ओके सर, पिछले वाला माइनस, ठीक है भाई। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस वाले सवाल देखिए क्या कहता है। ठीक है, ए लेंथ ऑफ वायर हैज रेजिस्टेंस 6 ओम है, the resistance of wire same material 3 times as long and the twice the cross section area will be। इसने बोला कि भाई एक जो रेजिस्टेंस है, एक लेंथ ऑफ एक वायर है, और उसका जो रेजिस्टेंस है कितना है 6 ओम है। तो इसने पहला रेजिस्टेंस दे दिया, यानी कि R1 दे दिया आपके पास 6 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ठीक है, तो फिर उसने पूछा है कि एक दूसरा है जो आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर है उसी सेम मटेरियल की, और उसकी जो लंबाई है 3 टाइम्स है। तो दैट मीन्स उसने L2 की वैल्यू दे दी 3 टाइम्स ऑफ, यानी कि 3L1 दे दिया, और ट्वाइस द क्रॉस सेक्शन एरिया, और A2 दे दिया है 2A1। तो हमने पढ़ रखा है क्या, R2 अपॉन के R1 इजकल टू L2 अपॉन के L1 इंटू A1 अपॉन के A2। तो वैल्यू पुट कर दो इसमें भाई, R2 अपॉन के पहले का रेजिस्टेंस, अब इसने दूसरे का पूछा है, ये 6 ओम था, L2 3L1 है, और ये L1 रहेगा, A1 2, इससे कैंसिल, तो ये आ गया R2 इजकल टू 6 इंटू 2 तिया 6 3 तिया 9 9 ओम। ऑप्शन हो गया बी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक भाई, किसी बच्चे को कर लोगे? देखो भाई, एक आएंगे चीजें उससे ही करके ही, जिसने लेक्चर देख रखे होंगे उनको डेफिनेटली चीजें आ जा रही। चलिए नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं आपके पास। ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट इज सो स्ट्रेच इट्स लेंथ इंक्रीज बाय n टाइम्स। तो मैंने बता रखा, जब उसे खींच के बड़ा किया जाता है तो n² टाइम वो हो जाता है, तो इस सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। और खींच के जितने टाइम्स कम होगा, अगर कंप्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, R0 डिवाइड बाय n² से हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्लियर है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो भाई, इस सवाल का जवाब भी दीजिए टेम्परेचर कोफिशिएंट पे। ये सवाल आपके पास आ रहा है। यह है रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर 5 ओम है, किस पे भाई, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 6 ओम है आपके पास किस पर है, किस पर है भाई आपके 100 डिग्री। व्हाट इज द टेम्परेचर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कौन बच्चे जवाब देगा, जिसने कर रखा है करके बता सकता है वो। इसने बोला कि भाई देखो सिंपल सी बात है, ये ग्राफ रहता है, ठीक है, कि कहीं पे भाई मेरे पास ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे 5 ओम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है,
चलिए भाई, तो कहाँ थे हम यार, एक कॉल आ गई थी, सॉरी टू इंटरप्ट। और इसने बोला कि भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है भाई आपके पास, ये 6 ओम है। तो इसने व्हाट इज द रेजिस्टेंस पूछा, तो बेसिकली इसने आर नोट की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ये वैल्यू पूछ रखी इसने। हमने क्या पढ़ रखा भाई, हमने पढ़ रखा आर वन इजकल टू आर नोट 1 प्लस के अल्फा नोट, ठीक है, T1 यहाँ पर ये पढ़ रखा है ना। तो यहीं से क्या है, हम चीज़ें निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से पहले अगर मेरे को बेसिकली क्या है, क्या रहता था आपके पास, R1 यहाँ से रहता था, तो क्या रहता था आर नोट, और ये हो गया आपके पास अल्फा नोट T1 आर नोट, ये चीज़ रहती। तो यहाँ से आर नोट की वैल्यू निकालने के लिए मैं अल्फा नोट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और अल्फा नोट के लिए फॉर्मूला क्या रहता था आपके पास, साफ है, सिंपल सी बात है, R2 इसी प्रकार से आता था आपके पास। आर नोट फॉर्मूला मेरे को भी अभी ध्यान नहीं है, बट निकालना पड़ेगा अब मेरे को। ठीक है, यहाँ पे T2 होता था, तो यहाँ से रिलेशन निकालते थे R2 अपॉन के R1 इजकल टू क्या होता था आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास R2 अपॉन के R1, तो ये हो गया, इसे काट दो। R2 की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 1 प्लस के अल्फा नोट T2, और ये 1 प्लस के अल्फा नोट T1, ये होता था भाई आपके पास। ठीक है, तो इससे कट जाता था, काट के, सिंपल सी बात है, दो चीज़ें अभी नहीं, गुना भाग करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास, इसे करूँगा तो मैं R2, इसकी इसमें करूँगा तो प्लस के अल्फा नोट T1 R2 इजकल टू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा R1 और प्लस के अल्फा नोट T2 R1। ठीक है, अब मैं अल्फा वाले टर्म्स को उधर ले जाता हूँ और इसको इधर, R2 माइनस के R1 हो गया, और ये हो गया, यहाँ से मैं अल्फा नोट यहीं पे डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूँ, T2 R1 और माइनस के, ये क्या हो गया आपके पास R2 T1। ठीक है, ये होता था। तो यहाँ से अल्फा 2 नोट आ जाएगा आपके पास। अल्फा नोट कितना आ जाएगा भाई आपके पास, ये आ गया R2 माइनस R1, ये इसकी टर्म्स में आ गया है ना, और ये आ गया आपके पास R1 इंटू, अब ऐसे याद रखना, T2 और माइनस के R2 इंटू T1। यहाँ से अल्फा नोट आ जाएगा, कितना आ गया भाई ये आपके पास, R2 कितना था भाई देखना, 6 माइनस के कितना है 5, और ये हो गया भाई आपके पास क्या था, R1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, R1 हो गया आपके पास 5 इंटू, ठीक है, इंटू T2, 5 इंटू T2 था 100, और माइनस के R2 कितना था 6 इंटू T1 कितना था 50। तो 1 बटा ये कितना आ गया आपके पास भाई, 1 बटा आ गया आपके पास ये 500, और ये 300, 1/200। ये तो आपके पास अल्फा नोट की वैल्यू आई। तो अब आर नोट निकाल दो, सिंपल सी बात है, आर नोट आप निकाल सकते हो, किसी भी उस पर निकाल दो। ठीक है, आर नोट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, यहाँ से निकाल दो, R1 आपके पास है, इसमें किसी के भी जरिए निकाल दो आप, तो ये हो जाएगा आपके पास आर नोट, ठीक है, R1 इक्वल टू, सॉरी, आर नोट, यहीं से निकाल दो। R1 कितना था आपके पास 5 ओम, इस वाले क्वेश्चन में ना। ठीक है, और आर नोट आपको निकालना है 1 प्लस के अल्फा नोट की वैल्यू आ गई आपके पास 1/200, और इंटू कर दो इसको भाई कितना 4, सॉरी कितना, अल्फा नोट T1 कितना था आपके पास 50। ठीक है, तो 1/4 हो गया ये, तो ये 5 इंटू आर नोट, ये हो गया आपके पास 5 चौक 20, 4 एकम 4 और प्लस 1, इससे से काटोगे तो 4 आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने ले लिया 4, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। ठीक है, तो ये आ गया भाई आपके पास 5 आर नोट 5/4। ठीक है, और 5 से 5 कैंसिल, 1 आ गया, तो आर नोट इज इक्वल टू 4 ओम। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी लगा होगा आपको, बट हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा ट्रिक्स आप इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हो। देखो मैं बता दूं, कभी कभी हमें क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। मुझे इतना पता है कि
5 पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 ओम है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 6 ओम है। इतना तो मुझे पता है कि भाई टेम्परेचर का जो रेजिस्टेंस आएगा, जीरो का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कम ही आएगा, क्योंकि जो कंडक्टर का टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आपके पास ये पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल गायब हो गए थे, पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल गायब हो गए थे, क्योंकि ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, इन दो में कंफ्यूजन था। तीसरा ऑप्शन भी रहता तो हमें सोल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ये तब भी मुझे पता था 4 ओम ही होगा, क्योंकि इसका अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ओम की कमी आ रही है, तो 2 ओम की कमी करने के लिए, क्योंकि लीनियर रहता है, ठीक है, अगर 2 ओम तो कमी करेंगे तो फिर सिंपल सी बात है, हमें काफी डिफरेंस फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, मैं पता है कि वो किसके साथ बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ता है, लेकिन बस इसमें कंफ्यूजन 3 और 4 ओम में था। ठीक है, अगर तीसरा ऑप्शन भी हो तो सबसे पहले देख लिया करो कि ऑप्शन अगर ऐसा है तो देन, अगर 3 ओम ना होता है यहाँ पे, मान लो 5-6 ओम होता तो देन इसमें सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। क्लियर है? चलिए भाई, अब देखो ऐसे ही इसमें है, ये कभी कभी आ जाता है, वो तो अल्फा नोट पे था, यानी कि जीरो उस पर वो पूछ लेता इन्होंने। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा नोट, यानी कि अल्फा नोट की टेम्परेचर की 1:36 है, तो इसने अल्फा 18 पे पूछा, तो कुछ नहीं करना यार, इसमें 18 जोड़ दो बस, 100 कितना आ जाएगा, 54। बता रखा है क्यों आता है, कैसे आता है, थ्योरी लेक्चर में बता रखा है, बट ये शॉर्टकट है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं आपके पास, वो देखिए क्या कहता है। ठीक है, इफ ए वायर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट पड़ गया मैं, टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, देन द न्यू रेजिस्टेंस। इसने बोला भाई एक वायर है, उसे मेल्ट किया गया, ठीक है, वायर थी, मेल्ट कर दिया गया और रिकास्ट किया गया उसे हाफ पे इस लेंथ, देन द न्यू रेजिस्टेंस। बड़ा लॉजिकल सवाल है, बताओ कौन जवाब देगा इसका, बताइए भाई। चलो अच्छा, एक वायर थी ये, उसने कहा पिघाल दी, अब इसको आधा कर दिया, तो आधा कर दिया तो कहीं ना कहीं मोटा भी हो जाएगा भाई। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ कम था तो यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ इसकी ज़्यादा थी तो यहाँ पे लेंथ इसकी कम हो। तो हमें पता है कि किसी का भी सिंपल सी बात है, अगर पहले रेजिस्टेंस उसका क्या था, इफ द मेल्ट, तो देन द न्यू रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि उसे मेल्ट करके या कंप्रेस करके अगर लेंथ को आधा कर दे तो आर बाय, सिंपल सी बात है क्या, एन स्क्वायर रहता है, और एन कितना 2 टाइम्स कम किया है इसने, तो यानी कि सिंपल सी बात है आर बाय 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स आर बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, उसी फॉर्मूले से आ रखे हैं रो एल अपोन वाले ए से सारी चीजें, तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, गुड, आर बाय। चलो इस सवाल को बताना आपको, देखो इसमें आपको क्या है ना, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन को, बस हल्के से लॉजिक लगने हैं, किसी उसमें लॉजिक लग जाते हैं सर्किट में, किसी में कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला एन इंटू आर, ये क्या नाम है, रोशन कुमार जी, डिपेंड करता है आपका वो खींचने वाला है कंप्रेस करने वाला, लंबाई कम हो रही तो आर बाई एन स्क्वायर, और लंबाई बढ़ रही है तो एन स्क्वायर इंटू आर होगा। 24 वोल्ट की बैटरी है, टर्मिनल ए और बी के क्रॉस, यहाँ पे इसने बोला कि भाई मैंने 24 वोल्ट की बैटरी कंसिडर करके चलो, इसको 24 वोल्ट की बैटरी है, द करंट इन 2 ओम रजिस्टर विल बी, तो इसने पूछा कि 2 ओम के रजिस्टर में करंट क्या होगी, 2 ओम कहाँ पर है, इसमें, और जो करंट इसमें होगी वो इसमें होगी, सिंपल सी बात है। तो वहां की करंट निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ की, अब देखो सबसे पहले तो देखो भाई क्या ये ऐसे सोल्व हो जा रहा है, सिंपल ओम्स लॉ से हो जा रहा है क्या, ठीक है, उस चीज से देखो, वरना केवीएल केसीएल लगाने से आप पहले इसमें फिर केसीएल लगाओ केवीएल लगाओ, तो सबसे पहले देख लो वो भी जानता है कि बच्चे का बस मेरे को आईक्यू चेक करना है,
ठीक है, हर जगह जरूरी नहीं वो केवीएल केसीएल लगवा के देखेगा आपसे। केवीएल केसीएल के लिए तो एक लूप वाला दे देगा बस कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अब देखो वो क्या करते हैं, सबसे पहले हम करंट यहाँ की निकालते हैं, तो फिर यहाँ की निकालनी पड़ेगी हमें, यहाँ के बाद यहाँ की आएगी हमारे पास। तो सबसे पहले तो मैं सर्किट में पहले यहीं की करंट पता कर लूंगा मैं, है ना। तो सर्किट की बनावट देखो आप क्या है, ये मुझे पता 4 और 2 6 ओम है, और ये भी 6 ओम है, दोनों पैरेलल में होंगे। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, मुझे पता ये 6 ओम है, 6 ओम है। जहां पर भी रेजिस्टेंस आपके पास सेम हो 6 6, तो मुझे पता करंट आधी फट जानी है उसमें। ठीक है, तो मुझे पता यहाँ करंट निकाल लूंगा तो मैं डायरेक्ट आधी कर लूंगा। तो अब मैं सर्किट को देखता हूँ, यहाँ पे देखो ये 6 है, ये 6 है, 6 और 6 मिलके 3 ओम का रेजिस्टेंस बना देंगे। यहाँ से ये पूरे सर्किट का 3 ओम बन गया। इसके साथ 5 ओम सीरीज में आ जाएगा, 5 और 3 ये 8 हो जाना है, 8 हो जाना है, 8 8 के साथ पैरेलल में है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता 4 ओम आ गया। तो टोटल करंट भी निकाल दोगे आप, 24/4, 4 6 24, 6 एम्पियर। लेकिन ये क्या है, जो 24 एम्पियर वो 6 एम्पियर आई वो यहाँ की आई है। मुझे पता है ये 8 ओम है, लेकिन मुझे ये भी पता है ये कंप्लीट भी 8 ओम है अभी तक, है ना। ये इनका 3 था, 5 8, तो मुझे पता, तो 3 इधर जाएगी और 3 ही इधर जाएगी, भाई सेम रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। अब ये 3 जा रही तो 6 ओम ये है, 6 इधर है, तो 3 का आधा 1.5। तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं, 2 सेकंड का सवाल था ये, अगर दिमाग लगाया जाए तो। क्लियर है, चलिए अच्छा ठीक है। हालांकि मैंने जो क्वेश्चन देख रखे आपके पेपर के, तो उसमें बस केवल स्टार डेल्टा का कनेक्शन आ रखा है, एक थोड़ा सा मैग्नेटिक वो आ रखे हैं, सर्किट का छोटा सा न्यूमेरिकल आ बेसिक ही रखा है ना। ये है भाई आपके पास क्लोज पाथ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी। ये लो इसने पूछ लिया ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट। ठीक है, तो मुझे पता है कि भाई करंट इधर से इधर जा रही है, तो दैट मीन सिंपल सी बात है वी ए बी, यही ले लूं मैं, वी ए बी। करंट इधर से चल रही है तो पॉजिटिव ये रहना है, नेगेटिव ये आ जाएगा। 3 एम्पियर, 3 वोल्ट ये रहा, इसमें देखो करंट यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो 3 एम्पियर की करंट जा रही है, तो साफ पता है 3 इससे जा रही, तो यहाँ पे 18 वोल्ट रहा होगा, यहाँ पे 3 वोल्ट रहा होगा। ठीक है, ये दोनों साइन सेम है, तो 3 से 3 कैंसिल, और ये 18 वोल्ट आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेम वोल्ट है। वैसे तो आप केवीएल लगा लो और ज़्यादा झंझट में पड़ोगे ना, वरना कहोगे सर ने पता नहीं यहाँ पे कौन से हिसाब से कर दिया। तो यहीं से ले लेते हैं, इसका एंट्री साइन माइनस है 3, इसका एंट्री साइन प्लस है 3। मैं सबका एंट्री साइन ले रहा हूँ, एंट्री साइन क्यों, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, इसलिए इसमें घुसते हुए करंट का माइनस है, इसमें घुसते हुए पॉजिटिव है, और इसका भी पॉजिटिव है, तो 6 गुना 3, और इसमें माइनस के वी ए बी इजक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस का उधर जाके माइनस 18 हो जाएगा, तो माइनस के वी ए बी इजक्वल टू माइनस के 18, इससे कट गया वी ए बी इजक्वल टू 18 वोल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत है, ठीक है गुड। चलिए भाई इस सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है, देखिए कौन बता पाएगा। जिसके बता दिया तो यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं वेट कर रहा हूँ इस सवाल का जवाब, अगर कोई बच्चा दे तो बताइए भाई, दीजिए। रोशन नजर, ठीक है, इस वाले सवाल का जवाब दीजिए, कौन बच्चा देगा देखें। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा इन द सर्किट शोन फिगर, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस पूछा उसने E1 एंड E2। तो इसने पूछा कि भाई, इसने साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है 0.5 ओम और 1 ओम। E1 E2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है।
पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल सी बात है, हमें पता है किसी भी सेल का, मान लो अगर मेरे पास ये ईएमएफ है, वोल्टेज दे रखा है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V को कंसीडर करता है। बेसिकली इसने टर्मिनल की वोल्टेज पूछी इन सभी सोर्सेज। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है इन्होंने 0.5 ओम। अब सवाल ये है कि ये किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ घटेगा, ये मैटर है। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि किसी भी बैटरी में अगर मान लो भाई मैं इसका रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, ये 0.5 ओम मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लिया है, और यहाँ पे मैंने किधर ही मान सकते हो आप, ये मान लिया है। इस हिसाब से सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि इसमें करंट किधर से किधर चलेगी। तो ये 8 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, ये पॉजिटिव है, तो इफेक्टिवली मुझे पता 4 वोल्ट हो जाना है। ये 8 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, या तो ये इसके साथ होता तो ऐड हो जाता, लेकिन ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इफेक्टिव वोल्टेज 4 वोल्ट हो जानी है। अब रेजिस्टेंस देखना, ये 3 और 3 यहाँ से करंट जा रही है भाई, टोटल रेजिस्टेंस ये 6 और 3, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा 3 गुना 6/9 2, तो कितना हो गया 2। 2 के साथ ये जोड़ा कितना हुआ भाई 4.6, कितना हो गया भाई, अरे ये जोड़ दो यार इसको, 4.6, और ये हो गया आपके पास 5 और एक 6 और एक 8, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका 8। तो इसमें करंट कितनी जाएगी, टोटल करंट सिंपल सी बात है, इफेक्टिव वोल्टेज क्या थी 8 माइनस के 4 अपॉन के 8, कितना हो गया 4/8 यानी कि 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर करंट जा रही है भाई इसमें। अब ध्यान देने का सब बात है यहाँ पे, प्लस माइनस, इसका रेजिस्टेंस कितना 0.5 ओम। करंट की डायरेक्शन देखना, ये है इधर से इधर, 8 वोल्ट से इधर की ओर होगी। तो अगर 0.5 की करंट जा रही है तो इसमें ड्रॉप भी कितना रहेगा, इसका ड्रॉप 0.5 इंटू 0.5, तो कितना हो गया 5 5 25, 0.25 वोल्ट का ड्रॉप। इस वाले में ड्रॉप कितना होगा रेजिस्टेंस में, 1 ओम है, 1 इंटू 0.5 वोल्ट का ड्रॉप। अब सवाल ये है कि किसके साथ जुड़ेगा, किसके साथ घटेगा। करंट की डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव नेगेटिव मान रखा आपने, पॉजिटिव नेगेटिव मान लिया, तो इसमें तो ये क्या रहेगा, आप ये माइनस है प्लस है तो जुड़ जाना है। तो अगर ये 4.5 है और ये पॉइंट कितना आया था इसका 25 है, प्लस माइनस, ये माइनस है प्लस है, सिंपल सी बात है। तो अगर पोलरिटी में प्लस माइनस हो तो वोल्टेज ऐड हो जाती है। तो 4 था तो सिंपल सी बात है कितना हो जाएगा 4.25। इस वाले पे ये प्लस है, यहाँ पे भी बैटरी का साइन प्लस है, तो सिंपल सी बात है 0.5 का है, तो 8 में से क्या हो जाएगा आपके पास, 8 में से 0.5 गया तो 7.5। ये देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको ये थोड़ा सा, प्लस माइनस का खेल बहुत बड़ा रहता है भाई आपके पास, ठीक है। चलिए भाई, अभी तो आपके बेसिक के चल रहे हैं। चलिए इसमें बताइए, फॉर द सर्किट V1 V2 आर रिलेटेड एज, इसलिए बोला है कि V1 और V2 समझ में आया भाई, किसी को समझ में नहीं आया तो बता देना, दोबारा समझा दूंगा उसे। इसने पूछा कि V1 और V2 के टर्म्स में भाई इक्वेशन बताओ कौन सी सही है इसमें। तो करंट इसने आई मान रखी है, तो कुछ नहीं फंडा लगाओ यार, V1 यहाँ है और V2 यहाँ मानना है, ओके। तो प्लस माइनस दे रखा है इसका, ठीक है, और इसका प्लस माइनस यहाँ हो जाना है, ठीक है, इसके क्रॉस, सिंपल सी बात है करंट की डायरेक्शन के हिसाब से। तो लगा दो, कहीं भी लगा दो, KVL लगाना है इसमें, तो आई जा रही तो यहीं से उठा लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा, माइनस, इसका प्लस माइनस आई, प्लस माइनस, ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 6 ओम से पकड़ लो, 6 ओम 6 आई, ठीक है, उसका एंटी साइन देखो प्लस के 8, और उसका देखो प्लस के V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2 और माइनस के V1 इजकल टू 0। तो V1 के टर्म्स में निकाल दो, तो इसको V1 उधर गया तो 6i प्लस के 8 प्लस के V2, देख लो कौन सा है, 6 6i प्लस के 8 प्लस के V2, ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत है भाई?
किसी प्रकार की। चलिए अच्छा, अगले पे चलते हैं अब आपके पास। ये भी आ जाता है कभी कभी, हाउ मच एनर्जी किलोवाट। इसका बताओ, हाउ मच एनर्जी इज किलोवाट आवर इज कंज्यूम इन ऑपरेटिंग 10-50 वाट बल्ब फॉर 10 आवर पर डे इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, इसने बोला कि भाई आप एनर्जी को किलोवाट आवर्स में नापते हैं, देखा होगा आपने, जानते होंगे। ठीक है, तो इसने बोला है कि हाउ मच एनर्जी इज किलोवाट कंज्यूम बाय द ऑपरेटिंग 10। तो इसने बोला कि भाई 10 बल्ब है आपके पास, 10 बल्ब है, ठीक है, 50 वॉट के, तो 10 इंटू 50, 500 वाट तो आपके पास ये होगी इसकी पावर। इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, वी आई टी, सॉरी, एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी होता है। पावर निकाल ली 500 वाट। अब इसने बोला कि भाई 10 घंटे पर डे चल रहा है, ठीक है, तो यानी कि 10 डेज में हो जाएगा आपके पास ये सिंपल सी 500 इंटू 10 आवर्स, तो यानी कि 5000 वाट आवर्स। ठीक है, वाट आवर्स हो जाएगा, 10 घंटे पर डे चल रहा भाई। भाई 10 वाट, 10 बल्ब है, एक बल्ब 50 वाट का, तो 10 बल्ब का टोटल पावर लोड हो गया 500 वाट, और 10 घंटे चल रहा है ये, तो ये 5000 वाट आवर हो गया। अब उसने बोला जून, जून के महीने बताओ, जून के महीने में 30 दिन होते हैं, तो सिंपल सी बात है 50 5000 इंटू 30, तो कितना हो गया है आपके पास, 5 या 15 4, ठीक है, वाट आवर। या तो वाट आवर हो गया, या फिर भाई इसको इसने किस में पूछ रहा है, किलो वाट आवर में, तो डिवाइड बाय कर दूंगा मैं 1000, तो ये हो गया 150 kWh, 50 किलो वाट आवर। इतनी पावर की खपत होगी इसमें। कोई दिक्कत भाई किसी को? कैपेसिटर का, अब देखो कैपेसिटर का जो वो रहता है आपके पास, बिल्कुल रेजिस्टेंस का उल्टा आता है भाई, अगर आप कैपेसिटर की बात कर रहे हो तो। चार कैपेसिटर है आपके पास, व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में पूछा उसने, तो सिंपल सी बात है, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला C1 + C2 होता है, तो ये 12 12 कितना हो जाएगा, 24। पैरेलल में ऐसे जुड़ता है आपके पास, तो अब ये सर्किट कैसा बन जाएगा, ठीक है, 14 24 और ये 14 माइक्रोफैरड। ठीक है, सिंपल है। तो यहां से क्या निकालोगे भाई, अब आप देखना, ये चीज होगी आपके पास, तो मुझे पता 1/c इजकल टू 1/c1 प्लस के 1/c2 प्लस 1/c3, ये सीरीज में आ गए, कैपेसिटेंस जस्ट वो रहता है आपके पास, तो 1/14 प्लस के 1/24 प्लस के 1/14 है, 14 14 वैसे 7 हो जाना था, 1/7, चलो 14, जो भी करके भाई सी की वैल्यू निकाल लेना यार, इतना तो कर ही लोगे, है ना, यही की तैयारी कर रहे हो, इतना तो यार कर ही लोगे, जो भी आएगा वैल्यू निकाल लेना। माइक्रोफैरेड में है, कन्वर्ट वन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सारे ही माइक्रोफैरेड। ठीक है, चलो भाई अच्छा, अब अगला सवाल है आपके पास कैपेसिटर का ही, सेम। इसमें पूछा है कि इन a given circuit potential difference across the 15 माइक्रो क्या बोलते हैं, फैरेड। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, जस्ट उल्टा होता है कैपेसिटर। अगर मैं इस सर्किट को ऐसे कर लूं, इस सर्किट को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दो दो को 1 माइक्रोफैरेड और 15 माइक्रोफैरेड,
ठीक है ऐसे। और वो पूछ ले अब आपसे इसकी अक्रॉस वोल्टेज बताओ। जब मैं रेजिस्टेंस की बात करता था आर के केस में, मान लो मेरे पास दो रेजिस्टेंस हैं, R1 इंटू आर, तो रेजिस्टेंस का ड्रॉप कैसे करते थे, मान लो यहाँ पे वोल्टेज V अप्लाई है, तो भाई क्या होता था मेरे पास टोटल वोल्टेज इनटू जिसका रेजिस्टेंस निकालने हैं, ठीक है, वो और अपॉन के सम ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है क्लियर है, जिसमें निकाल लें, जिसके अक्रॉस हमें मुझे निकालनी, मान लो मेरे को V1 निकालना है, ठीक है, और V2 निकालना है, तो सिंपल सी बात है उसी का टोटल वोल्टेज। एक्चुअल में है कुछ नहीं है, कायदे से बताऊं तो मुझे पता है, सिंपल सी बात है, V अपॉन के R1 प्लस R2 और I इंटू R, सेम वही तो है भाई, इसका अपॉन ये करो आप, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, बस बनाने के ऊपर बात। क्लियर है, तो इसी प्रकार से हम इसमें तो सेम लेते थे, उसमें क्या लोगे, अपोजिट ले लोगे बस आप। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को मान लो V15 माइक्रोफेरेड का निकालना है, तो टोटल वोल्टेज यानी कि V इंटू 15 में निकालना, तो जस्ट अपोजिट ले लूंगा, 1 माइक्रोफेरेड अपॉन के 15, 1 ही लिख लेते हैं ना सीधा, माइक्रो माइक्रो क्यों लिखना, 1 अपॉन के 1 प्लस के इसमें, तो कर दो 240 गुना कितना हो जाएगा भाई आपके पास ये 1 अपॉन के 60। ठीक है भाई, तो इसे काट दो आप, 4 चौक 16 और 4 छिक 24, तो ये आ गया आपके पास 15 है इसमें। क्या गड़बड़ हुई, वन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द, यानी कि वोल्टेज पूछा बेसिकली, एक और ये क्या हो रहा है भाई, निकल तो जाना इससे भी चाहिए, दूसरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, इसमें हम सेम लेते थे, उसमें अपोजिट लेंगे, अपोजिट हो गया 240 है। CV चार्ज आ गया आपके पास 15 और 1, हाँ यार ये तो गड़बड़ हो गया, कमेंट भी अब पढ़ा मैंने, देख रहे हो, मतलब कि ये रेजिस्टेंस की तरह जोड़ दिया मैंने ना, सेम पैरेलल में, ये 4 होना था, सही कह रहे हो, कैसे कैसी गड़बड़ हो जा रही है। ठीक है, तो अगर ये 4 हो गया, तो सिंपल सी बात है, ये भी कितना हो जाएगा आपके पास 4, और ये हो जाएगा आपके पास 16 और 4, 4 प्लस के 16। कॉन्सेप्ट पता है, बस वैल्यू पुट करने में। ठीक है, तो 240 गुना 4 बटे 20। ठीक है, तो 5 4 पंजे 20, तो 5 से काटोगे तो 5 चौक 20, और ये तब भी क्या कुछ गड़बड़, 15 19 आएगा, सॉरी 16 नहीं यहाँ पे, 15 और 4 19।
ठीक है, तो 4/19। तो अब इसे करके देखना पड़ेगा भाई कितना आ रहा है। कैलकुलेटर का यूज कर लो जरा। यही तो गड़बड़ हो जाती है। अब देख लो कि अब दिमाग में मतलब पता सब है, लेकिन क्या हो जाता है बहुत सी बार। तभी तो कहते हैं क्वेश्चन की तैयारी पहले ही करके रख लेनी चाहिए। चलिए खैर, अब देखो भाई ये चीज समझ में आ गई। ये दोनों पैरेलल में थे, तो इनको मैं 4 माइक्रोफैराड लिख सकता हूं, और ये प्लस के 15। तो टोटल वोल्टेज 240 है, और मुझे इसमें निकालना, तो इसका मैं ऑपोजिट ले लूंगा, 4 अपॉन के सम ऑफ रेजिस्टेंस, तो सम ऑफ कैपेसिटर। एक्चुअल में ये ना बहुत 99% क्वेश्चंस हम रेजिस्टेंस के सोल्व करते हैं, कैपेसिटर के इक्विवेलेंट सर्किट इतने ज्यादा नहीं आते। तो दिमाग से उतर गई वो, दो दो मुझे पता पैरेलल में एक हो जाता है रेजिस्टेंस के केस में, लेकिन यहाँ पे 4 होना था। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 240 इंटू 4, 996 डिवाइड बाय 19, तो ये 50 आ जाएगा भाई, 50 वोल्ट के आसपास, पॉइंट समथिंग। क्लियर है? ठीक है, तो कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब सेम ऐसे ही है, देखो सवाल आपके पास ऐसी गड़बड़ समझ में नहीं मतलब पकड़ में नहीं आती, पता तो रहता है, ठीक है, लेकिन दिमाग में वही चीज फिट है, तो फिर गड़बड़ का पता नहीं चलता। कैपेसिटर ऐड हो जाता है। अब पढ़ रहा हूं मैं आपके कमेंट्स, तब से पढ़ लेता तो ध्यान ही उधर नहीं था। चलिए खैर, 5 कैपेसिटर है आपके पास 10 माइक्रोफैरड के, इस प्रकार से कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अब सेम यहाँ पे भी वही चीज लगेगी भाई आपके पास, सेम है, बैलेंस ब्रिज है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो रहेगा, तो इस वाले को मैं खत्म कर देता हूँ, कैंसिल। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और फिर ये आपस में पैरेलल में। तो सीरीज का मतलब मुझे पता है कि दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सीरीज 1/C1 + C2। तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज में तो क्या है हमारे पास, जोड़ते नहीं कम हो जाएंगे 5, और इसका भी 5, और फिर ये दोनों पैरेलल में 5 और 5 कितना, 10 माइक्रोफैराड। तो आंसर सी इसका आंसर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर में एक क्वेश्चन एनर्जी स्टोर पे भी आ जाता है, हाफ जो रहता है CB² रहती है उसकी एनर्जी। When the relative permeability of material is much greater than the one it is called। तो मैंने बता रखा 3 तरह के मटेरियल है, सबसे अधिक रहती है आपके पास इसकी, और सबसे कम रहती है आपके पास डायमैग्नेटिक की, और बीच में रहती है 1 के आसपास की पैरामैग्नेटिक मटेरियल की। इनके याद भी कर लेना, जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके पास निकिल, आयरन, कोबाल्ट, ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट मटेरियल रहते हैं, इनके नाम वो डायरेक्टली पूछता है। क्लियर है? चलिए अब इस पे आ जाते हैं, इसकी यूनिट आ जाती है आपके पास ठीक है, ATM यूनिट ऑफ, तो एम्पियर टर्न है, और जो है आपके पास एमएमएफ की यूनिट, तो एम्पियर वो होती है रिलक्टेंस की यूनिट, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स की, और क्या रहते हैं आपके पास दूसरी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की। अगर एमएमएफ की बात करें तो एम्पियर टर्न होती है रिलक्टेंस की। रिलक्टेंस जो आपके पास रहता है भाई, सिंपल सी बात है, रिलक्टेंस क्या रहता है, एमएमएफ अपॉन के फ्लक्स, ये रहता है ना, जैसे रेजिस्टेंस रहता है ये एमएफ अपॉन के वो फ्लक्स, इसमें करंट। ठीक है, तो बचते हैं आपके पास एम्पियर टर्न्स, ये रहती है आपके मैग्नेटाइजिंग फोर्स, H = NI/L, एम्पियर टर्न, और लेंथ को नापते हैं मीटर में। ओके, ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इसकी भी आती है, इसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की phi/A, या फिर आपके पास फाई को वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर और टेस्ला, इन दोनों में से रहती है। एमएमएफ की आपको पता चलेगी, इसकी भी पता चलेगी AT/के वेबर, और इसकी एमएमएफ की AT एम्पियर टर्न, N/I से डिनोट करते हैं। तो चारों की आ जाती है भाई आपके पास यूनिट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में चल रहे हैं आपके पास।
ये बड़ा अच्छा सवाल है, जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो कर देगा भाई, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो नहीं कर पाएगा। इसमें पूछा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोयल का दिखाया गया है बेस्ड ऑन द डॉट और क्रॉस नोटेशन, ठीक है, विच एंड कोइल्स द नॉर्थ पोल। तो बताओ भाई, इसमें नॉर्थ पोल बताना आपका कि इस तरफ है या इस तरफ है। जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा और समझा होगा वो तो जरूर बता देगा कि किस तरफ है। बताइए बताइए जल्दी से, कौन बच्चा बता पाएगा कि किस तरफ है। जितने भी देख रहे हैं बताओ भाई जरा। बताइए भाई बच्चों, कौन बच्चा बता पाएगा। एक ने बोला बी। चले देखते हैं। अब देखो, मैंने क्या बता रखा, किसी भी उसमें मैग्नेट में, ठीक है, अगर मेरे पास मैग्नेटिक लाइंस इस प्रकार से जा रही हैं तो सिंपल सी बात है, जिधर से निकल रही है वो नॉर्थ होगा और जिधर से एंटर हो रही है वो साउथ होगा, है ना भाई। तो अगर निकल रही है तो नॉर्थ होगा और एंटर हो रही है तो साउथ। निकलने वाली जिधर से लाइन बाहर निकल रही है तो वो होगा। हमें इसमें इसकी डायरेक्शन नहीं पता, लेकिन हम निकाल सकते हैं। मुझे पता है डॉट नोट, ये क्रॉस नोटेशन है। क्रॉस का मतलब है करंट जा रही है और डॉट का मतलब करंट आ रही है। तो जाने का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है, अगर मैं अपने इस राइट हैंड को लूँ तो जाने का मतलब दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार बन रहा है। ये अगर मेरी करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा है तो। हाँ भाई, हाँ क्लास बैठिए, 10-15 मिनट की बात है, ठीक है। तो आपको इस पे बैठिए। तो क्या है इस पे ना, अब आपको थंब रूल लेना है, ठीक है। तो जो हमारा थंब है वो मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन को दिखाता है और जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाती है। तो यहाँ पे इसने डॉट नोटेशन दे रखा है, तो मुझे इससे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता चल जाएगा। तो दैट मीन्स इससे मुझे साफ पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार से रहेगी, इधर से ऐसे जा रही होगी और इसमें ऐसे आ रही होगी। सेम ऐसे ही ये क्रॉस नोटेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, करंट आपकी तरफ आ रही है तो आपकी तरफ आने का मतलब है साफ मुझे पता चल गया जो आपकी फिंगर्स है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी डायरेक्शंस को। और यहाँ से ऐसे, तो मुझे साफ पता चल गया कि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वाली कोयल में इधर से बाहर निकल रहा है, तो दैट मीन्स ये एन होगा और ये वाला पोर्शन एस होगा। तो यानी कि इसने कौन सा पूछा था, विच एंड ऑफ द कोयल ऑफ द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल कौन सा हो गया मेरा, ये कौन सा, राइट हैंड बैठ रहा है तो राइट। क्लियर है। तो यहाँ पे ये नहीं बोल सकते डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक करंट, क्योंकि यहाँ पे करंट की डायरेक्शन उसने ऑलरेडी दे रखी है। क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो देखिए क्या कहता है आपके पास। 15 मिनट बाद, ठीक है, 15-20 मिनट। ठीक है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर करंट है भाई किसी कोयल से, सेटअप है फ्लक्स जो लिंकेज है वो कितने, इतने वेबर टर्न कर रहे हैं, यानी कि इसने एन आई की वैल्यू दे दी, बेसिकली 4 वेबर टर्न, ठीक है। और क्या है, करंट जो है इसमें आई जो है इतना दे दिया इसने, तो इंडक्टेंस पूछा है इसमें बेसिकली। तो भाई इंडक्टेंस क्या रहता है आपके पास, एन फाई की वैल्यू दिया है, सॉरी एन आई की। इंडक्टेंस क्या रहता है, एन फाई अपॉन के आई पढ़ रखा है आपने। तो 4 बटे आपके पास ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो सिंपल सी बात 2 हेनरी। क्लियर है, ये क्या हो गया आपके पास, 2 हेनरी हो गया। कर लोगे, चलिए अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि म्यूचुअल
इंडक्टेंस है बिटवीन टू यूनिटी कपल्ड, ठीक है, 9 हेनरी और 4 हेनरी। तो इसने बोल रखा है भाई दो दो म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा इसने, ठीक है, दो कपल कोइल्स हैं आपके पास और यूनिटी कपल्ड है, उसने साफ बोल दिया है कि यूनिटी कपल्ड है, यानी कि के की वैल्यू उसने 1 बोल दिया। तो m इज इक्वल टू इसका क्या रहता है आपके पास, के अंडर रूट में L1 इंटू L2। के की वैल्यू 1 है और L1 की वैल्यू 9, 36 और m म्यूचुअल वो हो गया 6 हेनरी। कोई दिक्कत है तो 6 हेनरी ये आपका आंसर हो जाएगा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आप लोगों पे आएंगे भैया, ठीक है। ऐसे ही इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम आपके पास, सेम है। एक 8 हेनरी की जो चौक है कैरिंग ए करंट ऑफ 500 मिली एम्पियर, द एनर्जी स्टोर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या है, हाफ LI स्क्वायर 1/2 L 8 हो गया और I 500 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को उसमें कन्वर्ट करोगे तो सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा भाई, 10 की पावर माइनस के 6 कर दिया मैंने, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे 3 का तो 6 हो जाना है, ठीक है। तो कर दो इसको, 2 चौक 8 और ये हो गया 5 चौक 20, ठीक है। और ये कितना था आपके पास, एक सेकंड, एक गड़बड़ हो गई आपके पास, ये मैंने 5 का स्क्वायर किया नहीं, तो ये हो जाएगा आपके पास भाई 500 का मतलब हो गया आपके पास 2500, ठीक है। और ये हो गया आपके पास भाई 5 पंजे 2500 और इसका वो कर दिया आपने, तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 गुना आपके पास कितना है 6 से पॉइंट 25 का 100 2 यानी कि 1 जूल। तो ऑप्शन हो जाना था 1 जूल आपके पास। क्लियर है। ये 5 मिली एम्पियर का जब स्क्वायर करेंगे आप तो 500 का, और फिर मिली को एम्पियर में कन्वर्ट करोगे तो मैंने 6 से वो करना पड़ेगा आपको। क्लियर है। तो 1 जूल, इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, 1 जूल, ठीक है। यहाँ पे आते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ट्रांसफॉर्मर पे, कि ट्रांसफॉर्मर विल वर्क ऑन AC DC या फिर आपका AC एज वेल DC या नन ऑफ अबोव। तो मैं बता दूं आपके पास ट्रांसफॉर्मर केवल और केवल आपका AC पे काम करता है, क्योंकि जब तक आपके पास ट्रांसफॉर्मर में क्या रहेगा, आपके पास सिंपल सी बात है इंड्यूस ईएमएफ आपका बाय d∅dt टाइम के, जहां पे मेरे पास सिंपल सी बात है फ्लक्स चेंज होगा वहीं पर आपका EMF इंड्यूस होगा। तो केवल फ्लक्स चेंज AC में रहता है आपके पास, DC में नहीं रहता। आ जाता है DC दोगे तो क्या होगा, DC देने पे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जल जाती है। क्यों जल जाती है, क्योंकि DC कांस्टेंट करंट देती है, उसमें इंड्यूस EMF नहीं होता है, तो करंट बहुत हैवी फ्लो होगी, यहाँ पे कोई EMF इंड्यूस नहीं होगा, तो इस वजह से आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा, DC सप्लाई देने पे जल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब आपके पास, ठीक है भाई। ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ लेना आपके जो भी चैप्टर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी यूजुअली विद चेंज। इसने बोला कि भाई ट्रांसफॉर्मर जो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्राइमरी से सेकेंडरी, वो किस रूप में, विद चेंज इन, ठीक है, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी यूजुअली विद चेंज इन, अच्छा चेंज इन किस चीज में करता है वो, ठीक है। तो भाई प्राइम, अब देखो फ्रीक्वेंसी और पावर आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो बचती है कि आपके पास, इसने पूछा कि भाई जो प्राइमरी से सेकेंडरी में जो पावर ट्रांसफर करता है, ठीक है, यूजुअली विद चेंज इन वोल्टेज में, इसमें वोल्टेज में चेंज के साथ करता है, क्योंकि हमने पढ़ा ना स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, इधर 100 वोल्ट है उधर 1000 वोल्ट कर दिया, 1000 वोल्ट को 100 वोल्ट में बदल दिया आपके पास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं अब आपके पास, द वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर विद ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स। इसने बोला कि भाई जो वाइंडिंग है ट्रांसफॉर्मर की विद ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स विल बी हाई वोल्टेज साइड। तो भाई ट्रांसफॉर्मर में क्या रहता है, जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा रहते हैं, सिंपल सी बात है, उधर वोल्टेज मेरी क्या रहती है, हाई रहती है। ठीक है, उधर क्या रहती है आपकी, हाई वोल्टेज रहती है, तो हाई वोल्टेज वाइंडिंग। और जिधर नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे, कम, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमने इंड्यूस ईएमएफ क्या रहता है, एन डी फाई बाई डी टी, नंबर के उस पर डिपेंड कर रहा है आपके पास, जिधर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उधर ही नंबर ऑफ वोल्टेज अधिक रहेगी। क्लियर है, तो ऑप्शन ये हो गया आपके पास। इसने पूछा कि ए ट्रांसफॉर्मर, देखो जहां तक आपके पास ना क्वेश्चन है जो मशीन्स के वो जो भी दे रखे हो, उसमें आपकी बेसिकली कंस्ट्रक्शन और वर्किंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, ए ट्रांसफॉर्मर डज नॉट पोसेस चेंज प्रॉपर्टी, इंपीडेंस, वोल्टेज, करंट, पावर। तो भाई इंपीडेंस भी चेंज होती है, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी जाए, सेकेंडरी से प्राइमरी है, वोल्टेज भी चेंज होती है, करंट भी चेंज होती है, बट पावर आपकी चेंज नहीं होती, पावर कांस्टेंट रहती है भाई आपके पास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, अब देखिए वो क्या कहता है। ठीक है, द आयरन कोर इज यूज टू, अब देखो इसने पूछा यूज टू, अब देखो क्या है ट्रांसफॉर्मर में भाई, क्या रहता है आपके पास, ट्रांसफॉर्मर में क्या है आपके पास, ये देखो, अगर मेरे पास ये कोयल है, इस कोयल से मैं इस कोयल में भी इधर करंट भेजी, इसमें फील्ड बना, ये भी इसको लिंक कर सकता है और पावर ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, कोर ही लगाते हैं भाई। कोर क्यों लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, जब करंट पास होती है फ्लक्स बनता है, फ्लक्स इससे लिंक होके इससे आता है। अगर मैं कोर ना यूज करूँ तो बीच में क्या होगा, इसमें एयर, और अगर एयर यूज होगी तो एयर का रिलेक्टेंस बहुत अधिक रहता है। ठीक है, उसके कारण यहां से यहां तक जो मैग्नेटिक फील्ड के रूप में हम पावर भेजते हैं, ठीक है, वो इतनी ज्यादा नहीं जा पाएगी, इसलिए हम कोर का यूज करते हैं। तो यानी कि बेसिकली क्या है, प्रोवाइड द टाइट मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, क्लियर है। और ठीक है, अब देखो इसमें दूसरा आपको तीसरा ऑप्शन लग रहा होगा, मैग्नेटिक कपलिंग के लिए यूज करते हैं हम, ताकि इधर से इधर की कोर को लॉस करने का, टोटल कोर लॉस। तो कोर लॉस के लिए तो हम, कोर लॉस दो टाइप के होते हैं, एडी करंट लॉस लेमिनेट करते हैं, फिर उसको सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं आयरन लॉस को कम करने के लिए, तो वो अलग विषय हो गया। यहाँ पे बेसिकली काम क्या है इसका, मैग्नेटिक कपलिंग। ठीक है, चलिए भाई अब आ जाते हैं अगले उस पे कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज, कि जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है इज वन विच हैज नो लॉसेज एंड लीकेज रिएक्टेंस। तो भाई ट्रांसफॉर जो आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में अगर बात करें तो उसकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस 0 होता है, उसमें कोई लॉसेज नहीं होते, कोई लीकेज रिएक्टेंस नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, और भी अगर पूछे से वाइंडिंग रेजिस्टेंस तो उसे भी हम 0 मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए अगले इस पे आ जाते हैं। अब देखिए, चलो इस सवाल का जवाब दीजिए, ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, कर ही दोगे आप लोग। एक 200 ट्रांसफॉर्मर है जो कि आपके पास 2000 वोल्ट और ये 200 वोल्ट। ठीक है, इसने बोला 20 केवी का ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि भाई ये 2000 वोल्ट को 200 वोल्ट में बदल रहा है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। इसमें टर्न्स हैं जो आपके पास 66 टर्न्स हैं सेकेंडरी साइड, अच्छा इधर 66 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइमरी साइड, तो इसने N1 पूछ लिया। मुझे पता है इधर 2000 वोल्ट 200 वोल्ट, इधर 2000 वोल्ट है, वोल्टेज 10 गुना ज्यादा हो रही, तो इधर नंबर ऑफ टर्न भी 10 गुना
ज़्यादा होंगे, फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ। ठीक है, फिर भी फॉर्मूले पे जाना चाहो तो जा सकते हो भाई, बेसिक सा है, सिंपल सी बात है। V2 अपॉन के V1 इजकल टू N2 अपॉन के N1 पूछा उसने, तो N1 इजकल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन के V1। ठीक है, और N1 निकालना ना हमने। अच्छा, तो ये फिर हो जाएगा, N1 को इधर ले गया मैं, N1, और ये N2 को हमने रखा यहीं, और इंटू ये V1 हो गया। ठीक है, तो भाई N2 कितना है, N2 है आपके पास 66, और V1 है आपके पास 2000 अपॉन के 200, कट गया, लो बस वही आ गया 600, इससे कट गया 60। निकालने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे मुझे पता था कि भाई 10 गुना ज़्यादा हो उतना ही वो रहेगा, क्योंकि फ्लक्स तो सेम रहता है, इसको कोर को सेम फ्लक्स लिंक करता है। ठीक है, जितने जितने ज़्यादा टर्न तो उतने ज़्यादा वो हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में देखो क्या है आपके पास, व्हाट इज द इन अबव क्वेश्चन व्हाट इज द फुल लोड सेकेंडरी करंट। तो भाई फुल लोड सेकेंडरी करंट बताना है आप लोगों को, क्या होगा। तो फुल लोड सेकेंडरी करंट क्या होगा भाई, उसने बोला कि भाई मुझे पता ट्रांसफॉर्मर की पावर जो है कांस्टेंट रहती है, तो V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2 ये रहने वाली है। तो सेकेंडरी करंट पूछे उसने, I2 इज इक्वल टू V1 I1 अपॉन के V2। VI उसने बोल रखा 20 kVA का ट्रांसफॉर्मर है, 20 kVA, तो हमें नहीं इसमें वोल्टेज वाटर हो ना हो, ठीक है, पता ना हो, लेकिन उसने दे रखा है। ठीक है, 20 kVA, साथ में वोल्टेज रेटिंग भी दे रखी, तो ये तो हो गया आपके पास 20 इंटू KV का मतलब 1000। V2 कितना था भाई आपके पास, 200 था। जिधर वोल्टेज कम होगी उधर करंट ज़्यादा रहेगी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और 2 से ये कट गया, तो बेस मीन 100 एम्पियर I2। अगर मैं इसी प्रकार से सेकेंडरी की होगी, इसी प्रकार से वो I1 निकालता, तो सिंपल सी बात है, 20 गुना 10,000 तो हजार रहना था KVA को, और उधर की वोल्टेज कितनी थी, 2000 थी, 3 जीरो कट गई, तो 20 ये 10 एम्पियर। आप देख पा रहे हो, वहां 100 एम्पियर, उधर 10 एम्पियर। जिधर वोल्टेज अधिक उधर करंट कम, जिधर करंट कम है उधर वोल्टेज अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, लेकिन पावर निकालोगे आप तो दोनों तरफ 20 kVA ही आएगा, तो यानी कि पावर तो कांस्टेंट रखता है। ठीक है, पावर तो क्या रहता है आपके पास, वो कांस्टेंट रखता है ट्रांसफॉर्मर, और लेकिन करंट और वोल्टेज उसकी चेंज होती रहती है। जिधर वोल्टेज अधिक होगी उधर करंट कम होगी, और जिधर वोल्टेज कम होगी उधर करंट अधिक होगी। तो आप प्राइमरी साइड की करंट भी निकाल सकते हो और सेकेंडरी साइड की। ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यानी कि आपसे ये छोटे छोटे वो पूछ लेता है। चलिए भाई अगले सवाल पे आ जाते हैं हम आपके पास। यह है द नो लोड रेशो 50, नो लोड रेशो ऑफ 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर इज, ठीक है, कितने वोल्ट है, यानी कि नो लोड पे, यानी कि 6000 वोल्ट को वो 250 वोल्ट में मैक्सिमम फ्लक्स कोर। ठीक है, यानी कि उसने 5 M दे दिया है, मैक्सिमम फ्लक्स इन कोर क्या है 0.06 वेबर दे दिया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, तो दैट मीन्स उसने N1 पूछा है। तो फॉर्मूला क्या रहता है भाई, हमने पढ़ रखा है वो आपके पास, V इजकल टू 4.44 F5M, ये पढ़ रखा हमने। तो N1 पूछा, निकाल दो यार। ठीक है, N1 पूछा ना उसने, तो वोल्टेज दे रखी उसने। ठीक है, V1 की साइड N1 पूछा उसने, प्राइमरी टर्न्स, तो दैट मीन्स वो N1, तो N1 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास V1 4.44 इंटू F इंटू ये ऊपर वोल्टेज टर्न रेशो नो लोड वोल्टेज दे रखी 6000,
तो 4.44 इंटू F50 हो गया, और 5 में कितना दे रखा उसने 0.06 बोल। अब यार निकालना पड़ेगा ये कैलकुलेटर से ना, करो क्या आ रहा है। ये हो गया आपके पास 6000 डिवाइड बाई 4.44, ठीक है, डिवाइड बाई 50, डिवाइड बाई 0.06, 450 टन। तो भाई सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 450 टन। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 450 टन हो जाएगा। कर लोगे? ठीक है, चलिए अब अगले उसमें चलते हैं हम आपके पास। ये आपके पास नो लोड प्राइमरी करंट इज आई नोट इज अबाउट द फुल लोड करंट। तो जो नो लोड करंट रहती है ना भाई ट्रांसफॉर्मर की, नो लोड करंट वो किसी बुक में 2 से 5% देखी, 2 से 3 से 5% होती है। इंडक्शन मोटर की जबकि 30 से 40% है। ठीक है, आई बात समझ में? और जो है आपके पास, क्योंकि नो लोड करंट इसलिए कम रहते हैं क्योंकि सेकेंडरी पे कोई लोड नहीं रहता है। वो बता रखा है क्यों रहती है क्यों नहीं रहती है, छोड़ो इसमें तो क्या जाना, जो नो लोड ऑपरेशन बता रखा है। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास में तो इतना ही भाई, थोड़ा सा समय की उपलब्धि कम है हमारे पास, कम है, तो इस वजह से क्लास में इतने ही क्वेश्चन हो पाएंगे। बट मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि जो भी आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं उनको सभी को सोल्व कीजिएगा। और मशीन में ज़्यादातर आपके पास कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के आधार पे है, तो उनमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस में दे रखा है उसी के हिसाब से पढ़िएगा, क्योंकि डीप में जाओगे तो फिर आपको 3-4 इंजीनियरिंग पढ़नी पड़ जाएगी। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके थ्योरी के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल आने चाहिए। प्रीवियस ईयर के पेपर आपने देखा ही होगा, ऐप पे मिल गया होगा आपको, तो ज़्यादा टफ नहीं आ रखे दूसरे इंजीनियरिंग के। मैंने जो देखा उसमें तो बहुत सिंपल थे। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।